गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, शुभोदय। आज मैं कल जो है बाजार दर्शन आपको पढ़ा रहा था, तो अधूरा रह गया था क्योंकि बहुत विस्तृत निबंध है कि बाजार का मनुष्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खरीदार है, जिसको हम इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं, खरीदार, उसकी हानि होती है। जैसे खुद कहते हैं कि मनुष्य की जो खरीदार है मार्केट में, उसकी हानि होती है और लाभ किसका होता है? लाभ होता है मार्केट का, जो बेच रहा है उसका लाभ। अब यहाँ पर बेचने वाले का मतलब है कि दुकानदार जो वो बेच रहा है वो भी नहीं। अब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जहां से बनना शुरू होता है वहां से लेकर जो बेच रहा है वहां तक बीच में 3-4 जो ब्रोकर्स कहिए या दलाल कहिए या कंपनियां कहिए या फिर जो व्यवस्था होती है वस्तु को बनाने वाली, वस्तु को बनाने से लेकर जो खरीद रहा है, उस बीच में जो लोग होते हैं, जो एक चैन होता है, वो सभी जो है लाभ प्राप्त करते हैं। पर उन सबको लाभ कहां से मिलता है, किसकी वजह से मिलता है? खरीदार है इसलिए। पर खरीदार क्यों खरीदता है? वो इसलिए खरीदता है कि मार्केट या विज्ञापन, जो जिसको हम अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग कहते हैं या एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम क्या खरीदें और क्या न खरीदें। वो हमारे अंदर इच्छाओं को पैदा करता है। तेलुगु अंटर दानी कोरिकल, उसको अंग्रेजी में डिजायर कहते हैं। तो वो डिजायर जो हमारे अंदर पैदा करता है, वो डिजायर जो है, क्योंकि वस्तु को हमारे अंदर उतनी हमें वस्तु की उतनी जरूरत नहीं है, पर विज्ञापन दाता, विज्ञापन करता या जो माल बेचने वाला व्यक्ति है, वो हमारे अंदर उस वस्तु को खरीदने की इच्छा को पैदा करता है, जबकि हमें जरूरत नहीं है। और वो इच्छा जो है, वो डिजायर जो है, वो जो तेलुगु अंटर कोरिका, वो जो है, जो व्यक्ति वस्तु को खरीद रहा है उसकी हानि होती है, मतलब पैसों के रूप में हानि होती है। और जो बेच रहा है और जो उस वस्तु को बना रहा है, तो एक जो चैन, लंबी सी चैन है, वो जो है उनको लाभ होता है। ये एक तरीका है, ये एक मार्केटिंग का या बाजार का जो दर्शन, फिलॉसफी एक चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने कल बता रहा था आपको, बीच में छूट गया था क्योंकि समय खत्म हो गया था। बाजार ने संस्कृति को बदल दिया है, सिर्फ मनुष्य के सोच को ही नहीं बदला है, बाजार ने जो है संस्कृति को बदला है। एक्चुअली अगर सही में देखा जाए, 3 चीजों की आवश्यकता है: रोटी, कपड़ा और मकान। और इन 3 चीजों के अंदर ही जो है, ये 3 चीजें जो है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के अंदर ही पूरा मार्केट आ जाता है और व्यक्ति की वस्तुएं आ जाती हैं। क्योंकि ये तीनों चीजें भौतिक चीजें हैं, जो मनुष्य की भार की रक्षा के लिए है बनी हुई, मनुष्य को जीने के लिए बनी हुई। इन 3 चीजों का जो है हमारे जो है भाषा से जुड़ा हुआ चीजें हैं, ये तीनों हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारे वातावरण से जुड़ी हुई है जहां हम पैदा होते हैं, और हमारी जाति, धर्म और देश से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हम जो भी खाते हैं, जो भी पहनते हैं और जहां भी घरों में रहते हैं, ये तीनों चीजें जो है हमारी संस्कृति से, हमारे वातावरण से, हमारे देश काल परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। पर मार्केट क्या करता है, इन तीनों को जो है सिर के बल खड़ा कर दिया उसने, जिसको हम कहते हैं संस्कृत में शीर्षासन। पैर ऊपर हो गए और सर नीचे हो गया। आप पूछेंगे कैसे? अगर भारतीय समाज की हम बात करें, भारत देश के भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, मैं अगले भारत में संस्कृति संगम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा निबंध, तो उसमें बहुत विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा कि संस्कृति क्या है, संस्कृति के अंदर विभेद कितनी है, संस्कृति में विकृति कहाँ आती है और संस्कृति में प्रकृति कहाँ है, और संस्कृति किन चीजों को बनाती है और किन किन चीजों के कारण संस्कृति का मिलाप होता है और संस्कृति हमको झलकती है हमारे जीवन के अंदर, और संस्कृति है क्या।
क्योंकि यहाँ दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, भारतीय संस्कृति जिसको हम पौर्वात्य संस्कृति कहते हैं, और पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति वो दो अलग अलग चीजें। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ये रोटी कपड़ा और मकान, जो ये जो चीजें हैं, इसको किस तरह से जो बाजार ने शीर्षासन बना दिया, मतलब जो है सर जो है, हम लोग पैरों पे खड़े होना चाहिए हमें, हम सिर के बल खड़े हैं। तो सांस्कृतिक रूप से हम मार्केट जो है किस तरह से हम पर प्रभाव डालता है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए, पुर्तगीज आए, स्पेनिश आए, फ्रेंच के लोग जो हिंदुस्तान में आए, तो उनके साथ उनकी भाषा ही नहीं आई, उनकी संस्कृति, खाने पीने का तरीका जिसको हम कहते हैं, खाने पीने का ढंग और खाने पीने की वस्तुएं, उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने के बाद उनका जो पहनावा है, पहनावा जो हम पहनते हैं, वो हमारे पास आया। तो आपको ये सामान्य सी बात लगेगी? नहीं। अगर हम 300 साल पहले या 200 साल पहले या 300 साल पहले की बात करेंगे, उससे उस समय की बात करेंगे, तो हमारे जो पहनने का ढंग था, कपड़े पहनने का ढंग, हम जिन कपड़ों को पहनते थे, आज वो पूर्णतया तो नहीं कहेंगे, पर 70 से 80% खत्म हो चुका है। कुछ ही जगह बचे हैं, जैसे तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है, केरला है, पांडिचेरी है जिसको पुडुचेरी कहते हैं। वहां पर पारंपरिक जो वेशभूषा है, पुरुषों की बात कर रहा हूं, वो अभी तक बची हुई है, थोड़ी बहुत देखेंगे तो कम से कम ज्यादातर बची हुई है। वहां पर भी 70-80% का जो है प्रभाव गिर चुका है। फिर हम स्त्रियों की बात करें, क्योंकि वर्ण दो तो हैं, स्त्री और पुरुष। तब हम स्त्रियों की बात करेंगे तो उसमें भी वही फर्क आ चुका है। तो अंग्रेजों की जो पहनने की व्यवस्था थी, या पहनने का जो तरीका था, कपड़े पहनने का तरीका था, वो बूट और पैंट जिसको हम कहते हैं, पैंट और शर्ट, वो उनका तरीका था। और हमारे हिंदुस्तान का तरीका था, वो हम लोग जो पुरुष जो पहनते थे, वो कुर्ता पहनते थे, बंडी पहनते थे, जिसको हम कहते हैं, जिसको मैंने कहा कि अंदर का जो जिसको बनियान आज शब्द कहते हैं, कच्छा और बनियान, वो नहीं था, वो था उस समय बंडी और कच्छा था। अब जो है उसको हम ड्राइवर और बनियान कहते हैं। तो कुर्ता, और फिर हम ये कहेंगे कि जो बंडी पहनते थे बनियान की जगह, और नीचे जो है पाजामा हो सकता है, धोती हो सकती है, धोती के अलग अलग प्रकार थे, ये हम पहनते थे। अंग्रेजों के आने के बाद जैसे जैसे शिक्षा पद्धति बदली, वैसे शिक्षा के साथ साथ गुरुकुलों में जो है विद्यार्थी उस समय कुर्ता और धोती, या कुर्ता धोती पहन के जाते थे, और जो है अगर मदरसे में लड़के पढ़ने के लिए जाते थे तो कुर्ता, और जो है वो जिसको हम जो है उर्दू में सलवार टाइप जो होती है मुसलमानों की, वो पहनकर जाते थे। और ऊपर जो है वो टोपी, जो सुन्नी अलग थे तो शिया अलग थे, तो उनकी अपनी टोपियां हुआ करती थी, वो पहनकर जाते थे। मुसलमान जो बच्चे थे वो गुरुकुल में, मदरसों में पढ़ने के लिए, और हिंदू बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, वो इनकी अपनी वो थी, अब तेलुगु में हम उसको पंजाबी कहते हैं, मतलब धोती के बजाय जो सीधी तरह से पहनी जाती है, वो पूरे भारत में अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से। फिर याद बता दूं, पूरे भारत का मतलब ये नहीं कन्याकुमारी में जो पहन रहा वो कश्मीर में पहने, क्योंकि कश्मीर की जो आबो हवा, वातावरण, वहां को जल और वायु, और वो अलग है, और कन्याकुमारी अलग है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अटक से जो गुजरात में है, वहां से लेकर जो असम में कटक है, वहां तक का जो वातावरण है, वो सब अलग अलग है। तो जैसे मैंने कहा, संस्कृति की जब बात करते हैं तो संस्कृति के अंदर सबसे पहले आता है रोटी, खाने की पद्धति, और जो हम खा रहे हैं वो। तो अंग्रेजों के साथ वो चीजें आई। हमारे पास जो है कश्मीर में कहवा तो था, चाय नहीं थी। कहवा जिसको कहते हैं, चाय की एक पद्धति है, लोग पीते थे। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने जो है हमको चाय बनाना और चाय पिलाना सिखाया। चाय होती क्या है हमको मालूम नहीं था पहले। अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेजों का मतलब जो उससे पहले पूर्ववर्ती लोग थे, वो फ्रेंच भी हो सकते हैं, स्पेनिश भी हो सकते हैं, पुर्तगीज हो सकते हैं, या कोई और देश के जो लोग हिंदुस्तान के अंदर, वो अपनी व्यवस्था को, अपने खाने पीने तरीकों को लेकर आए, वस्तुओं को लेकर आए। हम बहुत बार देखते हैं कि हम जो आज खा रहे हैं, जो हम हरी मिर्च खा रहे हैं या टमाटर खा रहे हैं, जो आलू खा रहे हैं, ये हमारे यहाँ की चीजें नहीं है। ये जो है
जो यूरोपियन लोग हिंदुस्तान में आए, जो मुगल जो हिंदुस्तान के अंदर आए, वो अपने साथ लेकर आए। तो खाने पीने के अंदर बदलाव, ये बहुत लंबा विषय है, क्योंकि बाजार की बात बता रहा हूँ तो लोग बहुत ही विस्तृत विषय है। मैं आपको भारत में संस्कृति संगम जब ये निबंध पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि संस्कृति का मिलन किस तरह से होता है, तो संस्कृति के अंदर कौन कौन सी चीजें धीरे धीरे बनती चली जाती। तो हुआ ये कि अंग्रेजों के बाद जब आए तो उन्होंने जैसे कहा कि रोटी खाने पीने का तरीका बदल दिया, धीरे धीरे बदला है, हजारों मतलब सैकड़ों साल लग गए। ऐसा नहीं कि कल कहा गया और आज बदल गया। फिर जैसे मैंने कहा कपड़े पहनने का तरीका, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो संस्कृति वो हमारी संस्कृति के जो कपड़े थे वो अलग थे, और इनके आने के बाद जो है हमारी संस्कृति में फर्क आया कपड़े में। फिर मकान की बात, जैसे मैंने कहा मकानों में फर्क आया। पहले जो है मकान जो हुआ करते थे वो मकान जो सिंगल स्टोरी के मकान हुआ करते थे, और जो है वो उन पर जो टाइल्स रहती थी वो अलग तरह की टाइल्स थी। अब क्या हो गए, अब जो है मकानों पर वहां टाइल्स जो है लकड़ी का जो काम होता था वो सब निकल खत्म हो गया। तो ये पद्धति बदली है, रोटी कपड़ा और मकान तीनों जो संस्कृति के अंदर तीनों चीजें आती है, उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क आ गया, मतलब पूरी तरह से बदल गया एक चीज, और पूरी तरह से बदल गया इसीलिए जो है चीजें बदली। जैसे मैंने कहा कि सवेरे उठने से लेकर जैसे हम अब कपड़े पहनकर घर से अपने रूम से घर के अंदर रूम से बाहर आ गए, डाइनिंग टेबल पर बैठे, या फिर ये कहिए कि खाने के लिए बैठे। पहले खाने के लिए नीचे बैठकर खाना खाया जाता था, अब वहां पर जाति व्यवस्था थी, नो उसमें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है वो अलग अलग ढंग से खाना खाते थे, पर बैठ कर खाते थे नीचे। अब क्या हुआ, अब घरों में डाइनिंग टेबल आ, ये फर्क आ गया। बाजार ने इस फर्क को याद रखिएगा, बाजार ने चीजों को बदला है, हम नहीं बदले। हमको जो है हमें बदला किसने, बाजार ने बदला डाइनिंग टेबल। अब उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें, पहले जो खाना हम लोग खाते थे पत्तलों में खाते थे, पत्तलों के अंदर जो जंगल में पत्तल मिलते थे उसको सिया, उनको जो है जोड़ा और उसमें बैठकर खाना खा लिया। या फिर दक्षिण भारत में चले जाएं तो नारियल के पत्ते अपने ये कहिए कि केले के पत्तों पर, आज भी जो है बहुत सारे उड़पी रेस्टोरेंट्स हैं जो दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं, आपको वहां पर जो है केले के पत्तों पर खाना खिलाया जाए। जो जिस पे खाना खाया और उसको फेंक दिया वो जो है मट्टी के अंदर मिलकर, वो जो है मट्टी के अंदर मिलने के बाद जो है वो कोई नुकसान नहीं देती। फिर हमने क्या धीरे धीरे जो है बर्तनों को बनाना शुरू किया, वो चांदी के बर्तन हो सकते थे, सोने के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, फिर अब जो है स्टील के बर्तन आ गए, और उसके बाद फिर प्लास्टिक का आविष्कार जब हुआ तो वो फिर चीनी मिट्टी के बर्तन। तो इस तरह से संस्कृति के अंदर धीरे धीरे बदलाव। अब स्थिति ये आ गई है कि हम खड़े खड़े खाना खा, जबकि पहले नीचे बैठकर खाना खाते थे, उसके बाद फिर हम टेबल पर बैठकर खाना खा, चेयर पर बैठकर टेबल पर खाना खाना शुरू कर दिया। अब जो है हमारे पास समय नहीं है, संस्कार नहीं रहे, तो हमने जो है खड़े खड़े, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बफे सिस्टम, खड़े खड़े खाना खा लिया, चलेगा। समय का अभाव और संस्कृति के अंदर परिवर्तन, और मार्केट, उस समय के अभाव के कारण जो है मार्केट ने किस तरह से जो है हम पर कब्जा कर लिया, इस चीज का। हिंदी में एक बात आती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता किसको पड़ी, मनुष्य को। जब मनुष्य को आवश्यकता की पड़ी, जरूरत मतलब आवश्यकता पड़ी, तो उसने एक आविष्कार का जन्म किया, किसी भी वस्तु का जन्म, उसने उस चीज का जन्म किया, उसने उस वस्तु का आविष्कार किया, उस वस्तु को पैदा किया जो हमारे हित के लिए, तो हमारे शारीरिक हित के लिए या फिर शारीरिक श्रम जो है उसको कम करने के लिए आविष्कार हुआ। पर वो आविष्कार क्या हुआ, हमारे दिमाग पर, हमारे दिलों पर और हमारे शरीर पर उसने कब्जा करके वो वस्तु बैठ गई। जो जिस चीज का आविष्कार हुआ वो हमारे पर जमकर बैठ गई। तो लेखक इस चीज के बारे में बता रहा है, वो क्या कहता है कि मनुष्य की पैसों की हानि होती है। सही है कि स्त्री पुरुष जो है कंधे से कंधा मिलाकर आज के समय में काम करने के लिए निकल रहे हैं। तो जब काम करने के लिए निकल रहे हैं तो घर में जो स्त्री काम करती थी या औरत पुरुष जो काम करते थे वो बटा हुआ था। अब वो जो है जो बटे हुई स्थिति थी, अब बांटने की स्थिति भी खत्म हो गई। अब दोनों को मिलकर काम करना पड़ रहा है। तो पहले जो स्त्री का काम था कि सवेरे उठकर जो है खाना पकाना, पुरुष जो है खाना लेकर और दोपहर का खाना लेकर जो है चले जाते थे काम करने के लिए, चाहे मजदूरी करने के लिए गए हो या फिर कोई भी काम करने के लिए। फिर उसका स्त्री का काम था कि कपड़े वगैरह धोना,
जब स्त्री घर से पढ़ लिख कर बाहर निकली और काम करने पर, मतलब जो है काम के लिए बाहर निकली, पैसा कमाने के लिए बाहर निकली, तो उस पर दो जबरदस्त बदलाव आए उसके अंदर। घर का, बाहर का भी काम करने लगी और घर का भी काम करना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पुरुष की मानसिकता वही थी कि हम घर का काम नहीं कर सकते, वो करेंगे नहीं, वो करना नहीं चाहिए। हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने हमको यही समझाया। तो दोबारा उसको जो है डबल काम करना, मतलब दो दो काम करने पड़ते थे स्त्री को। तो वहां पर उसने बाजार घुसा, बाजार ने जो है क्या किया, खाना पका रहे हैं तो एक के बाद एक, पहले दाल पकाई, फिर सब्जी पकाई, फिर जो है चावल पकाई, फिर रोटी पकाई। इस तरह से एक जो है लाइन हुआ करती थी। अब क्या हुआ, दाल और चावल एक ही कुकर में डाल दिया, मतलब कुकर का आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी। एक तो समय बचा, क्योंकि स्त्री को डबल दो दो काम करने पड़े, डबल काम करने पड़ रहे हैं, इसलिए उसकी समय के बचाव। फिर वॉशिंग मशीन का आया, फिर सिलबट्टे पे जो मसाले पीसे जाते थे उसके लिए जो है क्या कहते हैं वो मशीन आ गई, ग्राइंडर मशीन जिसको हम कहते हैं। तुरंत डाला, सब बन गया और उसमें डालते चले गए, बात खत्म हो गई। फिर ये आया कि भाई ताजा खाना कौन रोज बजट बनाए, तो उसके लिए फ्रिज आ गया। आप 3 दिन का खाना एक बार पका के डाल दीजिए और रोज गर्म कर कीजिए और रोज खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्वास्थ्य में फर्क पड़े तो बात अलग है, स्वास्थ्य हमारा खराब हो तो उसको जो है बाजार को, कोई बाजार उसको नहीं मानता। आपके स्वास्थ्य कैसा भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए आजकल देखते हैं कि कोई भी चीज है, रेडीमेड वस्तुएं हमको मार्केट में मिल जाती है, दुकान में मिल जाती है, हम खाते भी, जिसको हम आज इंग्लिश में कहते हैं जंक फूड। वो जंक फूड जो हम खा रहे हैं, जो विज्ञापन देख के उन जंक फूडों को हम खा रहे हैं, तो जंक फूड क्या करता है, धीरे धीरे हमारे अंदर डायबिटिक पैदा करता है, शुगर की बीमारी जिसको हम कहते हैं, मधुमेह, संस्कृत में उसको मधुमेह कहा गया। फिर जो है वो पूरा शरीर जो है हमारा बीमारियों का गढ़ बन जाता है, अड्डा बन जाता है। फिर उसको, उन बीमारियों को दूर करने के लिए फिर हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर हैं और मेडिकल शॉप है, और फिर दवाइयां तो हैं। हमारे खाना, हम जो पाश्चात्य पौर्वात्य संस्कृति में, भारतीय संस्कृति के अंदर जो हम खाना खाते थे, उस खाने के अंदर आयुर्वेद जुड़ा हुआ था। वो किस रूप में जुड़ा हुआ था आयुर्वेद? इस रूप में जुड़ा हुआ था कि जिस समय जो चीजें पैदा हो रही हैं, जो वस्तुएं पैदा हो रही हैं, वो वस्तुएं जो है समय के समय वातावरण के हिसाब से सही है या नहीं। क्योंकि प्रकृति आम जो है गर्मियों में देती है, सर्दियों में और बारिश में नहीं मिलता हमें। आम का मौसम जो है जुलाई के प्रारंभ तक आते आते खत्म हो चुका होता है। और आम का मौसम कब स्टार्ट होता है? मई के अंत तक या मई के बीच में। तो आम का समय, खाने का समय वही है, वातावरण वही पलेगा, वही बढ़ेगा, वही आएगा। अब क्या हुआ, स्टोरेज में रख दीजिए, वो आम जो है आपको 12 महीने उपलब्ध है। वो चाहे केले हैं, पपीते हैं, वगैरह जो भी फल है उनको। तो पहले जो हमारा खाना हुआ करता था, समय और समय के साथ, वातावरण के साथ, और जहां वो वस्तु पैदा हो रही है वहां के हिसाब से मिलता है। अगर गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तो वहां पर वो लोग मूंगफली को यूज करते थे, प्रयोग करते थे। मूंगफली का जो तेल होता है उसको, और मूंगफली को ज्यादा, चना और मूंगफली को ज्यादा। अब उत्तर भारत में चले जाइए तो वहां पर जो है खाने पकाने के लिए सरसों का तेल। बिहार चले जाइए इस तरफ, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा गिरती है ठंडियों में, तो सरसों का तेल वो सही रहता है। अगर आप दक्षिण भारत में नीचे चले जाइए, जो मैं भारत में संस्कृति संगम, ये सब चीज दोबारा मैं पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा डिटेल्स में। मैं आपको मार्केट की बात बता रहा हूँ, किस तरह से मार्केट ने हमारे पर कब्जा कर लिया है। जो हमारी चीजें नहीं है, हम पर लाद दी गई है जबरदस्ती। तो दक्षिण भारत में चले जाइए आप, तो वहां पर तिल का तेल तो कम, पर नारियल का तेल जो हम शरीर पर लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं। कभी हंसी आती कि जो जिस नारियल तेल को हम सिर पे लगाते हैं, क्या उसमें खाना पका? हाँ, दक्षिण भारत में वही बहुतायत में, सब जगह वही मिलता है। तमिलनाडु चले जाइए, आंध्र में चले जाइए, या फिर केरला में चले जाइए, जहां जाए देखिए वहां पर वो पेड़ है, नारियल के पेड़ है। तो नारियल की जो है वो खाने से लेकर सब जगह वो यूज करते हैं। तेल उसी का बनता है, खाने में नारियल प्रयोग करेंगे, चटनी में वही प्रयोग करेंगे, दालों में वही प्रयोग करेंगे। मतलब खाने का मतलब जो वस्तु जहां पैदा होती है, क्योंकि नारियल का पेड़ जो है अगर कश्मीर में लगाएंगे तो वहां वो पनपेगा नहीं, उसके लिए वही वातावरण चाहिए, समुद्री वातावरण। तो खाने पीने की पद्धति, उठने बैठने की पद्धति, और जो कपड़ा पहनते उसकी पद्धति, और घर के रहने की जो पद्धति है, वो समय और वातावरण से जुड़ा हुआ था।
पर बाजार ने इसके उलट पुलट कर दिया, पूरा शीर्षासन मैंने जैसे कह दिया। हम देखते थे बचपन में, बहुत जब छोटे थे तो घरों में डालडा आता था, अब तो डालडा का पता नहीं, उसको वनस्पति घी भी कहते थे। जो गाय और भैंस का घी होता है उसको छोड़कर वनस्पति घी, जिसका शब्द था डालडा, कंपनी का नाम था डालडा, उसने जो है डालडा वनस्पति घी बनाई, वो बहुत फेमस था उस समय, आज से पसा, अब तो नहीं मिलता है वो, पता नहीं। उसके बाद सोयाबीन का, उसके बाद जो है सनफ्लावर जिसको हम कहते हैं, सूर्यमुखी फूल जो हमारी पैदावार नहीं है, हमारे यहाँ पैदा भी नहीं होता था, वो वियतनाम से, मलेशिया से या दूसरे देशों से हमको आया। तो आज जो है हम 24 जो 12 महीने जो है उस पाम ऑयल जिसको हम कहते हैं, जो वनस्पति ऑयल है, जो सूर्यमुखी के फूल है, उससे जो ऑयल निकलता है हम उसको खा रहे हैं। और बाजार जो है वो हमको कहता है खाने के लिए, उसके अंदर कहता है कि विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, और अलग अलग नामों से हमको हमारे पास हमको मिलता है, हम उनको खाते भी हैं उसको, जबकि वातावरण के हिसाब से वो सही नहीं है, हमारे शरीर के हिसाब से सही नहीं है। हम जहां पैदा हुए हैं वो शरीर हमारा उस मिट्टी से बना हुआ है। आयुर्वेद के अंदर वात, पित्त और कफ 3 चीज माने गए। जो दवाइयां दी जाती थी, मेडिसिन जो दी बनाई जाती थी, जो खाने का तरीका था, जैसे मैंने कहा कि हमारे भारतीय खाने के अंदर आयुर्वेद का महत्व बहुत ज्यादा है। तो वात और पित्त और कफ, ये 3 प्रकृतियों को लेकर मेडिसिन वगैरह जो दवाइयां दी जाती थी रोगी के रोग को कम करने के लिए, और हमारे खाने के अंदर वो सब चीजें मिश्रित हुआ करती। तो पाश्चात्य देश का, पाश्चात्य जब हमारे, या फिर कि बाजार का जब हमारे जीवन के अंदर प्रभाव पड़ने लगा, तो ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती और खत्म होती चलेगी, और बाजार ने हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे विचारों पर, हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाला। अब हम ये नहीं देखते कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है या नहीं। हम जो पहन रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं, हम नहीं देखते। भयंकर गर्मी पड़ रही है हैदराबाद में, तब भी हम जीन्स पैंट पहनकर और जो है कमीज पहनकर, जो टेरिलिन की कमीज है, जो जिसको हम पॉलिस्टर कमीज पहनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पहले जो हमारी संस्कृति जो है वो जो है खादी से जुड़ी हुई संस्कृति। अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने इस खादी को खत्म कर दिया, इसलिए जो है महात्मा गांधी ने जो है बाजार के विरुद्ध स्वदेशी की बात की, बाजार के विरुद्ध खादी की बात की। वो सत्य और अहिंसा के साथ खादी की बात करते हैं। वो कहते हैं खुद कपड़े बुनो और खुद कपड़े पहनो। कपड़ा मोटा हो सकता है पर शरीर के लिए अच्छा था। जो खादी का कपड़ा था, गर्मियों में हमारे पसीने को सोख कर हमको हमारे शरीर को ठंडाई देती थी, और जो ठंड के मौसम में वो खादी का कपड़ा, जो मोटा कपड़ा है, वो हमारी रक्षा करता था ठंड से। जब हिंदुस्तान के अंदर जो है चीप, जो कहेंगे खादी का कपड़ा जो महंगा था, उसके बजाय जब टेरिलिन आने और पॉलिस्टर आया, तो उसने किया क्या? पॉलिस्टर आपको ठंड में ठंडा रहेगा और गर्मियों में पसीने लाएगा। फिर भी हम पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि मार्केट, क्योंकि हम बाजार ने हमें सिखाया, बाजार ने हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया, और हमें जो नहीं चाहिए वो हमको दे रहा है, हम उसी को सही मानकर चल रहे हैं। जिस भयंकर गर्मी में हम पैंट शर्ट को पहनने के बाद ऊपर से कोट टाई लगा के फिर उसके बाद कोट पहनकर जाते हैं ऑफिस में, तो जब तक जा रहे हैं तब तक जो है आपको गर्मी लगेगी। आप कार में बैठे हुए तो उसमें एसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि गर्मी है। फिर ऑफिस में जाएंगे तो फिर वहां एसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोट पैंट पहने हुए। भयंकर गर्मी में फिर आपको एसी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा कि हमारे वातावरण, हमारी संस्कृति शीर्षासन, मतलब जैसे सिर के पैर खड़ी हो गई, पैर ऊपर हो गए और सिर नीचे हो गया। पर इसने किया किसने? ये बाजार, मार्केटिंग, मार्केट, इसने हम पर, हमारे सोच और हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर कब्जा कर, और कब्जा करके वो अपनी तरफ से चला रहा है। जैसे तो उसमें हुआ क्या? मनुष्य के खुद की शारीरिक हानि तो हुई, स्वास्थ्य की हानि तो हुई, पैसों की भी हानि हो गई, धन जो हमारे पास है उसकी हानि हो गई। जैसे मैंने कहा, फैशन जो है हर 6 महीने में बदल जाता है, तो हम ओल्ड फैशन के कपड़े, पुराने फैशन के कपड़े पहनकर नहीं निकल सकते, और निकलेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे अरे अभी भी वही कपड़े पहन रहे हैं, वही पुरानी डिजाइन, वही पुरानी फैब्रिक, वही पुरानी के तरीके अभी भी। अरे बदलो, अपने को बदलो, मार्केट में नई नई चीज आएंगी। तो वहां पर ड्यूरेबिलिटी नहीं देखी जाती, मतलब किसी वस्तु की जो है कितने दिन तक चलेगी ये नहीं देखेंगे। अब हम क्या देखते हैं? फैशन को देखते हैं कि जैसे 6 महीने तक कपड़े चल जाए, बहुत बड़ी बात। 6 महीने में कपड़े फिर ये पुराने पड़ जाएंगे, फेंक देंगे, फिर नया कपड़ा।
पर जब नई चीजें आप खरीदेंगे तो किसके कैसे खरीदेंगे? पैसों के। तो हुआ क्या, जैसे मैंने कहा, लालच, इच्छाएं हमारे अंदर लालच को पैदा कर देती है। तो वस्तुओं को खरीदने के लिए हम क्या करेंगे? और ज्यादा मेहनत करेंगे या फिर और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो जब ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, अगर पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिला, ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, फिर वहां से करप्शन स्टार्ट हो जाता है, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लालच। लालच, इच्छाएं लालच को पैदा करती है और लालच जो है फिर इन चीजों को पैदा करता है। और इस पैदा करने का मूलभूत कारण क्या है? मार्केट। वो ललचाता है हमें। बाजार में इतनी सारी चीजें जो है रखी जाती हैं हमारे सामने, हम ललचाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, हम किसी बड़े एक व्यापारी व्यक्ति या किसी बहुत पैसे वाले व्यक्ति के शादी में जाएं, रिसेप्शन जब करता है वो, तो हम देखते हैं कि वो जो है रिसेप्शन में जो है 2, 3, 10 तरीके के खाने नहीं होते, चीजें नहीं होती, सैकड़ों खाने और अलग अलग स्टाफ। और हमारा जीभ, हमारे खाने की पद्धति और हमारा पेट एक ही है, छोटा सा है। हम कितनी वस्तुएं खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हर स्टॉल की तरफ जाकर देखते हैं कि क्या क्या बना हुआ है और थोड़ी थोड़ी चीजें हम चखते हैं। सिर्फ चखते हैं, खाते नहीं, याद रखिए। उस चखना जो है सिर्फ मजे के लिए, आनंद के लिए। किसके मजे के लिए, आनंद के लिए? हमारी जीभ के आनंद के लिए। मैंने कहा जैसे इच्छा और लालच। तो जो वस्तु जिस समय जिस पेट में उतना ही जाना चाहिए था, हमने क्या किया उस पेट के लिए? पेट में सैकड़ों वस्तुएं एक साथ डाल दी। तो हुआ क्या? निश्चित है कि आपकी जो है तबीयत है वो खराब हुई होगी, और तबीयत खराब होगी, फिर वही डॉक्टरों का चक्कर, फिर हॉस्पिटल के चक्कर, मतलब फिर पैसे की बर्बादी। पहले पैसे की बर्बादी, फिर बाद में पैसे की बर्बादी। पर आपके पैसे बर्बाद हुए, पर लाभ किसका हुआ? जिस होटल में खाने के लिए गए उसका लाभ हुआ। उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का लाभ हुआ। उसके बाद डॉक्टर भी अपने लालच में है, वो हॉस्पिटल भेज देता है, जरूरत नहीं तब भी फिर ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब एक के बाद एक, मतलब पैसे की बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। उस पैसे को कमाने के लिए फिर आप जो है गलत रास्ते पर जाना शुरू करते हैं, जिसको मैंने कहा इच्छाएं, इच्छा के बाद लालच। ये धीरे धीरे जो चीजें चलती। अगर हम सौंदर्य सामग्री की तरफ जाएं, सौंदर्य प्रसाधन क्या है? जैसे मैंने कहा कि सवेरे उठने के लेकर टूथब्रश और दंत मंजन जो है, टूथब्रश और जो टूथपेस्ट है, ये हमारे मसूड़ों और दांतों को साफ करने से ज्यादा सौंदर्य की बात करता है। अगर हम देखते हैं कोलगेट के अंदर एक नया कोलगेट आया, व्हाइटनर, जो आपके दांत पीले दिखाई देते हैं, जो सामान्य बात है, वो सफेद कर देता है। तो सफेद करता क्या है? वो केमिकल है, केमिकल आपके दांतों को धोता है। बहुत अच्छी बात है, दांत सफेद तो हो गए, पर क्या हुआ? आपकी हानि हो गई। केमिकल जो बुरा होता है हमेशा। तो दंत मंजन हो, टूथब्रश हो, चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, ये सौंदर्य से संबंधित चीजें हो, और ये बताती है कि बार बार कि आपके इन चीजों, आप जो है नेचुरल जो है, प्राकृतिक रूप से सुंदर नहीं है, इन वस्तुओं के उपयोग करने के बाद सुंदर हो रहे हैं। तो उन वस्तु, क्योंकि हमको सुंदर दिखना है, क्योंकि हमको सुंदर बनना है, जो हम मानकर चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि बाजार ने आपके अंदर एक हीन भावना भर दी। कौन सी हीन भावना? कि आप सुंदर नहीं है, आप सांवले हैं, आप काले हैं, और क्या है, गोरा रंग जो है सुंदरता का प्रतीक है। तो उसके लिए फिर औरतें, या क्या स्त्रियां भी, जो शाहरुख खान जो है हमारे फेयर इन लवली की जो है मेंस फेयर इन लवली, उसकी जो बात करते हैं, स्त्रियों के लिए फेयर इन लवली है भाई। जो हमारे अंदर एक हीन भावना भर दी गई है, औरतों के अंदर, स्त्रियों के अंदर, लड़कियों के अंदर, कि आप सांवले हैं, और सांवला कलर और काला कलर जो है वो ठीक नहीं है। फिर इसको किससे जोड़ा गया है? फिर पुरुष की मानसिकता के साथ जोड़ा गया। जैसे मैंने कहा, जब शादियां होती तो शादियों के अंदर देखा जाता है कि लड़की गोरी है या सांवली है। अगर गोरी है तो उसका मार्केटिंग ज्यादा है, उसको बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे शादी करने वाले। अगर सांवली है तो उसके पास चॉइस कम है, तो सांवले से फिर उसको क्या बनना है? गोरा बनना है। तो उसके लिए फिर मार्केट में वस्तु आ गई, क्रीम्स आ गए बहुत सारे। तो बाजार हमारे अंदर क्या करता है? हीन भावना का उदय करता है हमारे अंदर, हमको ये बताने की कोशिश करता है कि आप कमतर हैं समाज के अंदर, चाहे रूप से, रंग से, पैसों से, हर तरह से।
कमतर है, हीन, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसको हीन भावना, वो हमारे अंदर जो पैदा करता है। और उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, हीन भावना से हमको बाहर निकालने के लिए फिर हमारे सामने वो क्या करता है, नई नई वस्तुओं को परोसता है, नई नई चीजें हमारे सामने लाता है। और उन नई नई चीजों से हम क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उन नई वस्तुओं से दूर हो जाएंगी। क्या फेयर भी लवली लगाने से कोई सांवली लड़की या कोई काली लड़की कभी गोरी हुई? नहीं हुई। ये सिर्फ भ्रम है, हमारे अंदर भ्रम पैदा किया जाता है कि आप हमारी वस्तुएं जो प्रयोग कर रहे हैं इसकी वजह से गोरे गोरे, जबकि होता नहीं है। उसके उन वस्तुओं के अंदर जो स्टेरॉइड जो मिलाया जाता है वो जो है स्किन को थोड़ा सा बदलता है, पूरी तरह से नहीं बदलता है, बदल तो देता है, पर वो जो हमारी ऊपर की त्वचा जो बदल रही है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके वो बहुत सालों बाद जो है कैंसर में बदल जाते हैं। फिर आप कैंसर का इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो हुआ क्या, मार्केट ने आपको आपसे पैसे भी ले लिए, मार्केट ने पहले तो आपके अंदर हीन भावना पैदा की, और उस हीन भावना से जो है उसने क्या किया, खुद पैसे कमाए। पहले हीन भावना पैदा की आपके अंदर, उसके बाद उस हीन भावना से बाहर निकलने के लिए वस्तुओं को हमें दिया जो हम पैसों से खरीदते हैं, और उसको लगातार सालों साल हम उन वस्तुओं को जब प्रयोग करते जाते हैं धीरे धीरे वो जो उसका अपना साइड इफेक्ट, दूसरा जो इफेक्ट है, दूसरा जो उसका दर्दनाक रूप है जिसको मैंने कहा कि त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर कहते हैं, वो धीरे धीरे पैदा होता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वही फिर चक्र, पैसों का चक्र, उससे बाहर निकलने के लिए फिर लाखों रुपए खर्च करना, उन लाखों रुपयों को पैदा करने के लिए फिर मेहनत, और मेहनत नहीं हो रही है, नहीं मिल रहा, तो फिर भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, ये बहुत सारे रास्ते हैं उनको पैसों को लाने के लिए। तो ये जो एक चक्र है, उस चक्रव्यूह के अंदर हम क्या हो, मनुष्य बाजार के चक्रव्यूह में धीरे धीरे फंस जाता है, और फंस के क्या होता है, फिर फंसने के बाद उससे निकल नहीं पाता। आपने राजस्थान कभी गए तो दलदल देखिए, दलदल होते हैं, समुद्री दलदल होते हैं, और राजस्थान के जो रेत के भी दलदल होते हैं। तो धीरे धीरे आदमी जो है समुद्री दलदल में या फिर जंगलों के दलदल में, आदमी जब उस दलदल में फंस जाता है, जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना धीरे 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 अंदर जाता है, फंस जाता है, और एक दिन पूरा डूब जाता है। से उसी तरह से जो है सहारा के या राजस्थान के जो रेतीले जो दलदल है वहां पर भी ऐसे एक वस्तु उसके अंदर गई तो धीरे 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 वो अंदर चली जाती है। हम बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं पर हमारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और हम धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। तो बाजार भी एक तरह से उस दलदल की तरह है, उस दलदल में हम धंसते चले जाते हैं, हम उससे बाहर निकल नहीं पाते। तो इसलिए लेखक कहता है तो उससे बाहर निकलना है तो हमें अपने इच्छाओं पर, अपने लालच पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये लेखक जो है हमको अपने लेख के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इस निबंध के अंदर जो है मैं आपको जो है इसका सारांश, ये विस्तृत सारांश मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर बहुत सारे जो है उदाहरण दिए हैं लेखक ने, बहुत सारे। मैंने जो है लेटेस्ट, मतलब आज के समाज के अंदर जो जिसको हम कंज्यूमर युग है, हम उसकी बात कर रहे हैं कुछ। अब जो है बाजार यहाँ तक आ गया है कि आपको जो है मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम मार्केट में जाते थे, तो वस्तुओं को खरीदने के लिए हम जाते थे मार्केट में। अब जो ई शॉपिंग करके एक वस्तु आ गई है कि आप घर पर बैठकर जो है अपने स्मार्टफोन के अंदर वस्तुओं को देख लीजिए, चयन कर लीजिए, वो आपको घर पर आकर ही दे देगा। पहले आप दुकान में जाते थे, पहले आप मॉल में जाते थे, वहां पर वस्तुओं को अलग अलग अपने आंखों से देखते थे, पहन कर देखते थे, वस्तुओं को छू कर देखते थे, वस्तुओं को प्रयोग करके देखते थे, वस्तुओं को जो है आपके सामने पड़ी रहती थी और आप उसको देखकर जो खरीदते थे। ठीक है, वो तो लालच है हमारे अंदर है, इच्छाएं हैं, वो ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया, अब घर बैठकर परचेज कीजिए, तो घर से निकलने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये भी एक मार्केट का तरीका है। मार्केट ने एक नया तरीका अपनाया जो आज भारत के अंदर जो है, ये मार्केट जो है अर्बन एरिया में जो है 30% तक जिसने कब्जा कर लिया, रूरल एरिया में अब तक 5 से लेकर 10% तक उसने कब्जा कर लिया। वो धीरे धीरे कब्जा करेगा। और उसमें एक सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा कि इच्छाएं हमारे अंदर लालच पैदा करती थी, और लालच जो है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी वस्तु को हम खरीदने से पहले देखते हैं कि उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी क्या है, हम ये नहीं देखते। वो वस्तु हमें जरूरत है या नहीं, हम ये नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि उस वस्तु की हमें जरूरत है क्या, ये हमारे लिए हानिकारक है या लाभकारी है।
ये हम नहीं देखते। हम उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना डिस्काउंट हमें मिल रहा है, और डिस्काउंट के आधार पर हम उस वस्तु को खरीदते हैं। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कही है, हम ये नहीं देखते। तो ई मार्केटिंग करके एक नया आ गया है, जिसको हम आजकल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब चीज हम देख रहे हैं। तो ये जो है हमको उस तरफ लेके जा रहा है जहां पर हम घर से बाहर ही ना निकले, हमारे घर तक वस्तु पहुंचे। तो ये चीजें हैं। तो अब फिर कभी मौका मिला तो जैसे भारत में संस्कृति संगम जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये थोड़ी चीजें वहां पर भी आएंगी, वहां पर मैं विस्तृत रूप से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं समझता हूँ कि निबंध बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो मुझसे जरूर पूछें। धन्यवाद।